चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को। इसके पहले लिक्विडिटी रेशियो आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो को पढ़े हम। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो और इसमें 4 रेशियो निकालना सीखेंगे। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चारों रेशियो के अलग अलग फार्मूले होंगे। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो पहले वाले का करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो का। फिर उसके बाद में करेंगे बात टोटल असेट टू डेट का, फिर प्रोप्राइटरी का, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। सबसे पहले हम देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है पहले डेट है तो वो ऊपर जाएगा, बाद में इक्विटी है तो वो नीचे आ जाएगा। तो डेट अपॉन इक्विटी हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये डेट और इक्विटी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय कहाँ पर मिलते हैं? स्टेटमेंट आप पीएल में मिलते हैं या बैलेंस शीट में मिलते हैं? तो आंसर होगा बैलेंस शीट में मिलता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड भी होता है और लायबिलिटी भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एसेट साइड के हैं या लायबिलिटी के? तो आंसर होगा ये लायबिलिटी के हैं। लायबिलिटी साइड में हमारे 4 हेड थे, जिसमें एक को पढ़ना ही नहीं है, उसको भूल जाइए। 3 ही पढ़ना है। 3 में एक था शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, है ना। शेयर होल्डर फंड को ही हम लोग इक्विटी का अमाउंट बोलते ही हैं, तो मतलब यही इक्विटी ही हमारा शेयर होल्डर फंड के भी नाम से जाना जाएगा। और इसी को ही नेक्स्ट नाम से हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में नेटवर्थ बोले तो भी समझ जाइए शेयर होल्डर फंड की बात हो रही है, शेयर होल्डर फंड बोले तो समझ जाइए नेटवर्थ की बात हो रही है या इक्विटी की बात। अब बात करते हैं डेट की। जब डेट की बात करेंगे तो कंपनी डेट के रूप में लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखती है, शॉर्ट को नहीं। मतलब डेट इक्विटी रेशियो निकालते समय लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ हमारा फार्मूला हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या लिया जाएगा? तो लॉन्ग टर्म डेट्स को अगर हम देखें तो 2 पॉइंट थे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वही दोनों आपका जोड़ दिया जाएगा तो लॉन्ग टर्म डेट्स निकल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट्स को निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा। कंफ्यूजन जो होगा वो शेयर होल्डर फंड से होगा। शेयर होल्डर फंड्स के 3 सब हेड थे, जिसमें से एक सिलेबस में नहीं है, 2 ही है। उन दोनों की अगर हम बात करें क्या नाम है, तो आंसर होगा एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को अगर हम जोड़ देंगे तो शेयर होल्डर फंड मालूम हो जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड निकालने का जो हमारा फार्मूला होगा वो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होगा। लेकिन समस्या की बात क्या है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस से नहीं आएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट आप लोग इशू आप शेयर में भी पढ़े हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कंपनी में भी पढ़े हैं। तो लगभग हर स्टूडेंट के माइंड पे ये सेट हो चुका रहता है, इसलिए क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इन्फॉर्मेशन इस साइड से होके आएगी, और जब इस साइड से होकर के आएगा तब आपके माइंड पे कंप्लीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट खुलना चाहिए। अगर कंप्लीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं खुलेगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम कंप्लीट बैलेंस शीट की फॉर्मेट की बात करें तो सोचिए क्या क्या आता है, इसको आप लिख लीजिए। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या आता है फिर यहीं बताते हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट की कंप्लीट बात करें क्या क्या आता है, तो लायबिलिटी साइड के 3 हेड है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट। असेट साइड का है नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट, जबकि फॉर्मेट हमारा ऐसे नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे ना होकर वर्टिकल पे। बस मैं समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है।
इन तीनों का सम टोटल होता है, इन दोनों का सम टोटल होता है। हमने आपसे बोला है कि शेयर होल्डर फंड निकालना है, इसको हम बोलते हैं असेट अप्रोच। ये शेयर होल्डर फंड निकालने का जो अप्रोच होता है इसे हम लायबिलिटी अप्रोच बोलते हैं। नीचे का जो दोनों तरीका है इसको हम असेट अप्रोच बोलते हैं। अगर शेयर होल्डर फंड निकालना हो तो सोचिए, इसको निकालने की बात हो रही है ना, बोलिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल असेट्स कहलाएगा कि नहीं? और इस टोटल असेट्स में से अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो जो वैल्यू बचेगी वो सिंगल शेयर होल्डर फंड का बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं समझ में आया? वैल्यू पुट कर लीजिए, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, कितना हो गया? 70। इधर जोड़ दीजिए 30 रुपया, 40 रुपया, कितना हो गया? हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। अगर इस 70 में से इस 50 को माइनस कर दें 60 को तो कितना आ जाएगा? यही ना? तो हम फार्मूला शेयर होल्डर फंड का ये भी बोल सकते हैं, टोटल असेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी, बोल सकते हैं नहीं? वो यही फार्मूला है, टोटल असेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस, निकल जाएगा। करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी को आउटसाइड लायबिलिटी के भी नाम से बोला जाएगा, ठीक है? तो आपका अगला जो फार्मूला बनेगा यहीं पर, वो इसीलिए लेंदी नहीं किए, बस बता दिए। अगला आप ये लिख सकते हैं, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और शॉर्टकट में टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तब भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। लास्ट फार्मूला है नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ये फार्मूला कैसे बना इसको समझिएगा। नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल लिखा गया है ना, तो सोचिए वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही होता है। अगर हम करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी एडजस्ट करके जो बचे उसे नॉन करंट असेट्स में ऐड कर दें और फिर केवल नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें, तब भी तो शेयर होल्डर फंड पे पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे उसका रीजन जानिए। जब वर्किंग कैपिटल का फार्मूला ये होता है तो कुछ टाइम के लिए अगर हम इस वर्किंग कैपिटल को हटा दें, इस वर्किंग कैपिटल को हटा दें और इसकी जगह पे ये ले जा करके लिख दें, तो देखिए नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी बन गया कि नहीं? नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट जोड़ दिए तो टोटल असेट्स आ गया, उसमें से माइनस कर दिए करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो जो वैल्यू बचा वो शेयर होल्डर फंड का ही तो बचा। बोलिए, जब आपने नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स को जोड़ करके करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिए तो बची हुई वैल्यू शेयर होल्डर फंड का ही तो होगा, है कि नहीं? और करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी की जगह पर अगर हम वर्किंग कैपिटल रख दें तो क्या कुछ गलत करेंगे क्या? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला तो यही होता है ना, करंट असेट्स माइनस करंट, तो फिर हमारा फार्मूला बना नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो भी आपका शेयर होल्डर फंड आएगा। ये सारे तरीके इसलिए बता दिए क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि आपके वर्किंग कैपिटल दे दे, अब आप समझे ना पा रहे हो कि वर्किंग कैपिटल कहाँ रखें, तो इस तरीके से आप शेयर होल्डर फंड को निकाल लेंगे। और शेयर होल्डर फंड निकल गया तो फिर डेट इक्विटी रेशियो निकालना एकदम आसान हो जाएगा। अभी हमको 3 फार्मूले और सीखने हैं, ठीक है?
तो इसको आप लोग नोट करिए। बचे हुए उन तीनों का कंप्लीट फार्मूला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कर लीजिए।